then you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, New Empire and Kingdoms. Okay, let's start now this chapter. The Gupta dynasty was founded by Shri Gupta. गुप्त वंश की जो संस्थापक है उनका नाम है श्री गुप्त. द गुप्त एम्पायर एंड द पीरियड ऑफ देयर रीजन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ भारत हिस्ट्री. यहाँ तक कि भारत के इतिहास में जो सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल माना जाता है वो गुप्त वंश का माना जाता है. द गुप्त डायनेस्ट रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग द 4th and the 5th century. जो गुप्त काल का शासन काल शुरू हुआ था वो 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य रहा. द गुप्त डायनेस्ट रूल इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या रेंज. यहाँ तक कि पश्चिम में यह विंध्या पहाड़ी से पर गुप्त वंश का स्थापना हुई. द गुप्त रूल नॉट ओनली द इन्फ्लुएंस द भारत सबकॉन्टिनेंट बट आल्सो द एडजेसेंट एशियन कंट्रीज. यहाँ तक कि गुप्त साम्राज्य ने ही नहीं केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशियन देशों में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया. आगे है सोर्सेज. देयर आर प्लेंटी ऑफ अवेलेबल सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्त पीरियड. यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो गुप्त शासनकाल के दौरान देखी गई. द एक्सकेवेशन कॉइन्स, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, रिमेन्स ऑफ द टेम्पल्स एंड द पेंटिंग ऑफ अजंता. यहाँ तक कि गुप्त वंश के शासनकाल में सबसे ज्यादा सिक्कों की ढलाई, अलाहाबाद पिलर्स पर लिखे हुए सिद्धांत और नए नए मंदिर और अजंता की चित्रकारी की खोजी की गई. आर सम ऑफ द सच सोर्सेज. उनके मुख्य साधन है जैसे लिटरेरी सोर्सेज सच एज द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स. और सबसे ज्यादा गुप्त वंश में शिक्षा के संसाधनों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया, सच एज द फाहिन एंड द आयत सिंह and the writer such as the Kalidasa gives us the good idea about the society. उसी तरह जो हमारे विदेशी साहित्यकार थे जैसे फाहिन, आय सिंह या फिर हमारे भारत के थे कालिदास, उन लोगों ने अपने विचारों से उसको प्रभावित किया और नए नए ज्ञान से इसे प्रोत्साहित किया. आगे है द फेमस गुप्त रूलर्स. नंबर पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 320 से 335 एडी के मध्य रहा. गुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनेस्ट. चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के सबसे पहले संस्थापक थे. ही मैरिड कुमारी देवी अ प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवाकी ट्राइब्स. यहाँ तक कि लिच्छवाकी ट्राइब्स की जनजाति की कुमारी देवी से उनकी शादी हुई. ही गॉट द किंगडम ऑफ द मगध, कैपिटल पाटलिपुत्र. और फिर उसके बाद उन्हें मगध का राज्य मिला जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है. एंड ऑल अलायंस विद द लिच्छवाकीज एज अ डॉसरी. और लिच्छवाक को उसे दहेज के रूप में प्रदान किया गया. ड्यू टू दिस Chandragupta first set about to expand his power and the conquer much of Magad. चंद्रगुप्त फर्स्ट के पास जो अपना शासनकाल था और उसके बाद उसे मगध की भी पावर और मिल गई, इसलिए वह और भी ज्यादा शक्तिशाली एक शासक बन गया था. प्रयाग एंड द साकेता. और उसके साथ में प्रयाग और साकेत भी उसके एक शक्तिशाली साम्राज्य में से एक थे. आगे है समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 335 से 375 एडी के मध्य रहा. आफ्टर चंद्रगुप्त फर्स्ट हिज सन समुद्रगुप्त. चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था उसका नाम था समुद्रगुप्त. ascend the throne of the मगध. फिर उसे मगध के राजगद्दी पर बिठाया गया. He conquered the kingdoms of the
अचित्रा एंड द पद्मावती अर्ली इन द रीजन, जल्दी ही अचित्रा और पद्मावती उस क्षेत्र से मिला दिए गए। लेटर ही also concluded the kingdom of the कोटा and the tribes in मालवा, और जल्दी ही मालवा में रहने वाली कोटा जनजाति को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। The Yudhishthira and the Arjunas are the Madura and the Abhiras. By the time of the death in the 380 AD, इनकी मृत्यु के बाद, he had extended his kingdom for the Himalaya in the north to the river Narmada in the south and from the Brahmaputra to the Yamuna. जल्दी ही नर्मदा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अपने साम्राज्य की क्षेत्र की जो भी शासक थे, जो भी छोटे मोटे राज्य थे, उन्हें भी उसकी मृत्यु के बाद अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए गए। He assumed the title किंग ऑफ किंग्स, और उसे सम्मानित किया गया राजाओं का राजा, एंड वर्ल्ड मोनार्च, और यहाँ तक कि पूरे विश्व पर अपना स्थापत्य जमाने वाला। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड अ पार्थन ऑफ द लिटरेचर आर्ट, यहाँ तक कि वो एक महान योद्धा था, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी था। ही वॉज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज पोएट्री। ही परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, उसने सबसे पहले समुद्रगुप्त ने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ की स्थापना की, जिसमें एक घोड़े को सैक्रिफाइस, एक घोड़े का त्याग बताया गया है, टू डिक्लेयर हिज द सुपरमेसी, और यह निर्णय लिया गया है कि जिस भी डायरेक्शन में घोड़ा जाएगा वह राज्य भी उसी का हो जाएगा। यदि कोई दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसे उस समुद्रगुप्त से लड़ाई आक्रमण करना पड़ेगा और अपना राज्य जीतने पर उसको देना होगा। ठीक है। द Prashadi and description engraved on the pillars at Allahabad province a valuable information on the समुद्रगुप्त conquest, और जल्दी ही इलाहाबाद में और आसपास क्षेत्र में समुद्रगुप्त का यह प्रचार प्रसार भली प्रकार फैल गया। It was composed by समुद्रगुप्त court poet हरिसेन in संस्कृत। जल्दी ही समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था हरिसेन, जिसने संस्कृत में बहुत सारी कविताओं का वर्णन किया, The famous scholars वैशुबंधु असंगा एंड द हरिसेना adores his court। जल्दी ही उन्हें राज्य के कवियों में से महान कवियों में उनकी गिनती की जाती थी। The king was a poet, क्योंकि राजा भी एक कवि था, एंड द म्यूजिशियन himself, और अपने आप में एक बहुत बड़ा संगीतकार भी था। He was a follower of the Hinduism, और जो उनके अनुयायी थे वो हिंदू धर्म की उनकी बातों से प्रभावित होकर वे उनके हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने में उनके अनुयायी बन गए थे। एंड इज नोन टू हैव द वर्शिप लॉर्ड विष्णु, और वे लोग उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर भगवान विष्णु की उपासना करने लगे। He allowed Sri Lanka's Buddhist king to build a monarchy at Bodh Gaya। जल्दी ही उन्होंने बोध गया में जाकर अपने ज्ञान का प्रचार किया और जो लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको एक नए ज्ञान की तरफ प्रोत्साहित किया। All the qualified him to be called a hero of the 100 battles by a poet in the Allahabad inscriptions। जल्दी ही हजारों कवियों में से वो एक ऐसे कवि थे जो एक महान कवियों में से उनकी एक गिनती की जाती थी। That is why he is often referred as the Napoleon of India। उन्हें जल्दी ही भारत में नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 380 to 413 AD के मध्य रहा। चंद्रगुप्त सेकंड is also known as the विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। During his reign, Gupta attained the peak of their position and prosperity। उसने गुप्त वंश को एक नए रास्ते पर ले गया जो बहुत ऊंचाइयों तक चलता रहा। He was a good ruler, उसके बहुत अच्छे शासन थे and a great conqueror, और उसकी जो प्रथा थी वो एक महान दार्शनिक थे। उज्जैन was
मेड हिज सेकंड कैपिटल, उज्जैन उनकी दूसरी राजधानी बनी, एंड वाज द हाई पॉइंट ऑफ द एम्पायर, जो साम्राज्य को सबसे ज्यादा हाई पॉइंट पर ले जाने वाली थी। He expanded his realm westward, defeating the शाखाs of the western Malwa. जल्दी ही उन्होंने मालवा, गुजरात और द श्रुतशा इन द कैंपिंग लास्टिंग अंटिल 490 में उन पर आक्रमण किया और इन सभी को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। He acquired control over 3 prosperous parts of the western India, namely Boraj, Cambay और the Sopara. This extended his control from coast to coast. यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र के किनारे किनारे बढ़ने वाले क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिस पर से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे और इससे वो और भी अधिक शक्तिशाली बन गए थे, चाहे वो ट्रेड की दृष्टि से हो, चाहे कॉमर्स की, चाहे फिर इकोनॉमी की दृष्टि से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए थे। क्योंकि जिस क्षेत्र पे जहां पर ट्रेड किया जाता है, यदि उस क्षेत्र को ही कैप्चर कर लिया जाए तो वह क्षेत्र और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेटर चंद्रगुप्त सेकंड मेड हिज पोजीशन स्ट्रॉन्ग बाय द मैरिंग हिज डॉटर टू द वकात्या किंग ऑफ द डेक्कन, यानी दक्षिण के राजा वकात्या की पुत्री से उनका विवाह हुआ। Thus he was able to maintain friendly relation with the power of Deccan, और जल्दी ही दक्षिण में उनकी अच्छी मैत्री होने के कारण वो उनके आपसी घर जैसी मैत्री होने के कारण वो एक अच्छे पारिवारिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त सेकंड was also a great patron of art and literature. The निर्वाण on the 9 gems adorned his court, यहाँ तक कि जो उनके निर्वाण के जो 9 रत्न थे उन्होंने अपने शासनकाल में उनको स्थापित किया, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया। कालिदास was one of them, उनमें से 9 रत्नों में से जो कालिदास थे वो एक थे। It was during the reason that Fahin Chinese pilgrims visited India, और जो फाहिन थे वो भी उनके 9 रत्नों में से एक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और उनके बारे में लिखा। He has left detailed information about the people in his writing. Next, later Guptas. Chandragupta II was the succeeded by his son Kumar Gupta. चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमार गुप्त को गुप्त डायनेस्टी का संस्थापक बनाया गया, जिसका शासनकाल 455 AD से शुरू हुआ था। He was also a powerful ruler, वह भी एक शक्तिशाली राजा था। कुमार गुप्त was succeeded by his son स्कंदगुप्त, और कुमार गुप्त के बाद एक अच्छा शासनकाल करने के बाद कुमार गुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, फिर उसको स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक या राजा घोषित किया गया। During his time, the empire was threatened by the White Huns. After his death, the Hunas destroyed the towns and ended the rule of Gupta dynasty. और धीरे धीरे कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो गया और गुप्त वंश एक दिन खत्म हो गया। फाहिन्स अकाउंट्स, फाहिन का अकाउंट्स क्या कहता है? फाहिन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम, फाहिन एक चाइनीज यात्री था। ही केम टू इंडिया, वह भारत आया 399 AD में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ही स्टेड इन इंडिया, वह भारत में रहा फॉर नेक्स्ट 6 years एंड लेफ्ट फॉर चाइना, और 6 साल भारत में रहने के बाद फिर जब वो चाइना लौटा तो he came with an aim to search the Buddhist manuscript and reliefs, तो उसने बहुत सारे भारतीय सिद्धांतों को जाना और जाकर के उसने चाइना में उसका खूब प्रचार प्रसार किया। He spent his time in the traveling through India, उसने भारत की यात्रा की और भारत की चीजों को ऑब्जर्व किया एंड राइटिंग अबाउट द लाइफ, उनके बारे में लिखा, एंड द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, लोगों की ट्रेडिशनल के बारे में लिखा, अंडर द रीजन ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो भी उसके कार्य थे, उसके जो भी रूल्स थे, उनके बारे को ऑब्जर्व किया और उसको अपनी एक किताब में संग्रहित किया। He also mentioned that the Gupta rulers
gave grains to the both Buddhist Shrinis and the Hindu temples। और वहां जाकर उन्होंने वापस अपने चाइना में जाकर हिंदू धर्म का, हिंदू टेम्पल्स का निर्माण किया और बहुत सारे बौद्ध पीचेस को फैलाया। नेक्स्ट है द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशंस। Fahim was highly impressed by the administration of the Gupta as it was liberal. There was no crimes and the roads were safe because of the hard rule and the strict administrations of the king. The Gupta Empire was divided into provinces or the bhutis which were under the control or charge of a governor of Vairasi. Okay, the governor of the Vairasi was a general apprentice or related to the royal family. He was assisted by the group of officials known as the Kumaryas, official known as the Kumar Maitriyas। यहाँ तक कि वास्तविक रूप से जब प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने जाना कि भारत में ऐसे सिद्धांत हैं, चाहे सड़कें कितनी भी अव्यवस्थित क्यों न हो, लेकिन उनके कायदे कानून इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनको यदि अपना लिया जाए तो हमारा क्षेत्र भी एक नई दिशा की तरफ बढ़ सकता है। तो जल्दी ही उस पिलग्रिमेज में फाहिम ने जल्दी ही अपनी चाइना में जाकर उन सारे सिद्धांतों को अप्लाई किया और उसको कुमार मैत्रियाज के नाम से प्रचारित किया, कुमार मैत्रियाज के नाम से प्रसारित किया। द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द ऑफिशियल कॉल्ड अयुकात्स, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे प्रशासनिक क्षेत्र की जो भी कायदे कानून थे जिनको अपनाया गया उन्हें याकुत के नाम से। द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द ऑफिशियल कोड याकुत्स। यहाँ तक कि जो भी संघ और प्रशासनिक दृष्टि से जो भी कायदे कानून अपनाए गए उसको याकुत्स के नाम से जाना गया। There was a council in the each district of each city that happened in the maintaining efficient administrations। और उन्होंने जाना कि जो भी भारत में प्रशासनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत अपने आप में एक संपन्न प्रशासनिक क्षेत्र है। The districts were the further subdivided into local administrative units called villages। उन्होंने जाना कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे छोटे गांव उनमें इतनी यूनिटी है कि वो यदि गांव मिल जाए तो वो एक टाउन, और यदि टाउन मिल जाए तो एक बड़े सिटी का निर्माण कर सकते हैं। Then the headmen along with the village elders used to look after the administrations। Okay, next is society। Fahim speaking glowing term about society। फाहिम ने उस समाज का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। During the reign of the Guptas, people lived in peace and harmony। लोग, उन्होंने बताया गुप्त शासनकाल में लोग बड़ी शांति से और बड़ी समृद्धि से रहते हैं। The society was divided into castes and the number of subcastes। Sometimes guides of the merchant and the craftsmen were also referred to as castes। Okay, women had no independent identity to their own। The condition of the widows was very pitiable। Numerous restrictions were placed on them। उन्होंने जाना कि आज भी महिला को इतनी आजादी नहीं है, बल्कि विधवाओं के साथ दयनीय दशा है। There were no allowed to take part in any social and the political activities। यहाँ तक कि उन्हें किसी भी सामाजिक और राजनीतिक प्रशासन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। कृषि वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। मच ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट केम फ्रॉम लैंड। पीपल वर मोस्टली वेजिटेरियन एक्सेप्ट द फॉर द अनटचेबल। यहाँ तक कि लोग मुख्य रूप से लोग छुआछूत की भावना को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। Who were the treated badly as they were the considered impure। यहाँ तक कि दूसरे लोगों के साथ जो सब कास्ट के लोग हैं उनके साथ बड़ा भद्दा व्यवहार भी करते हैं। The untouchables were not allowed to live in the towns। यहाँ तक कि छुआछूत को इस गांव में, शहर में रहने की कोई अनुमति
नहीं थी। आउटसाइड द टाउन, यदि छुआछूत की भावना रखना है तो वह इस क्षेत्र को छोड़कर जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रेड। बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड्स flourished during the Gupta period. They trade with the countries of the Southeast Asia like Southeast Asia like स्वर्ण भूमि like बर्मा और म्यांमार। यहाँ तक कि सबसे मुख्य रूप से जो व्यापार किया जाता था वो स्वर्ण भूमि के से किया जाता था। स्वर्ण भूमि जो अब प्रेजेंट में बर्मा या म्यांमार के नाम से जाना जाता है। यावादीवा जिसे जावा और कंबोजा जिसे कंबोजिया के नाम से जाना जाता है। The trade from these places were carried on from the parts of the Tamarlipiti on the east coast and the Borat Sopar and the Kalyan on the Malabar coast were the main ports from where trade flourished with Africa, Arabia, Iran and the Eastern Mediterranean region. Okay, Bharat, salt, spices, pearls, ivory, perfumes, textiles, and the precious stones, just like silk, ivory, and the horses were also imported. After the end of the Gupta period and the invasions of the Hunas and the Central Asia, the trade that now begins to decline. Next, religion. The Gupta period is also regarded as a period of the Hindu Renaissance. सबसे पहले गुप्त वंश का जो भी एक रिवार्ड दिया गया वो एक नए पुनःकरण, गुप्त वंश में एक ऐसा पुनःकरण किया गया जिससे लोगों में एक नई भावना जागरूक हुई। गुप्त रूलर वर्शिप लॉर्ड विष्णु। दे गेव डोनेशंस फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स, ताकि लोग दान देने लगे विष्णु भगवान की मंदिर बनवाने के लिए। इमेजेस फॉर द वर्शिप, लोग इमेज करने लगे, पूजा करने लगे, विश्वास करने लगे 10 अवतार ऑफ विष्णु की, कि भारत में लगभग विष्णु जी के 10 अवतार हैं। माया हिंदू टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड, मैनी हिंदू टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस एज। बहुत सारे उस समय गुप्त वंश के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया। बट द पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म डिड नॉट डिक्लाइन, यहाँ तक कि बुद्धिज्म धर्म को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बल्कि जितनी की विष्णु भगवान के मंदिर बनवाने में इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। मेंशन बाय द फाइन इन दिस अकाउंट, जैसे फाइन ने इन सब चीजों को जाना तो बुद्धिस्ट की टेम्पल्स एट अजंता, तो सबसे पहले बुद्धिस्ट की जो गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में बुद्धिस्ट का टेम्पल बनाया गया। Ellora and the other places were built during the Gupta period. A large Buddhist monastery also excited at the Sarnath near Varanasi. The practice of the Ashwamedha horse sacrifice was revived. धीरे धीरे जिस तरह गुप्त वंश ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था जिसमें घोड़े को सेक्रीफाइस किया जाता था, उसकी शुरुआत भी गुप्त वंश से की गई थी। उसी तरह द ब्राह्मण्स फ्रेम्ड सोशल, कि ब्राह्मण जनजातियों द्वारा ही समाज का एक चित्रण तैयार किया जाने लगा। यदि ब्राह्मण जाति चाहे तो वो सोशल और रिलीजियन रूल्स पर डिपेंड होती थी और वही शासन पूरे साम्राज्य में स्थापित कर दिया जाता था। नेक्स्ट, आर्ट एंड द आर्किटेक्चर्स। The Gupta period is also referred to as the golden age of the ancient India. गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का सबसे स्वर्णिम युग को नाम से जाना जाता है। The wall paintings of the Ajanta caves in the Central Deccan are the considered among the greatest piece of art. अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। The painting in the caves represent the various lives of the Buddha, यहाँ तक कि वो बुद्धा के जीवन चित्रण को बहुत भली अच्छी तरह से दर्शाती है कि बुद्ध का जो जीवन था वो किस तरह है। इस तरह अजंता की गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है वो बुद्धिज्म लाइफ को इंडिकेट करती है। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट मैग्निफिकेंट वर्क ऑफ आर्ट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्त एज। The most famous cave painting at Ajanta
the Sarnath Buddha and the Dyograha Dashavatara temple and the Udayagiri Varaha caves are the some most famous and the marvelous piece of the art during the Gupta age. यहाँ तक कि गुप्त साम्राज्य काल में बहुत सारी अजंता की जैसी गुफा, एलोरा की गुफा और जो दश अवतारा का जो मंदिर है, ऐसे निर्माण किए गए जिन्हें देखकर कि ऐसा लगा जैसे कि जो गुप्त वंश का शासनकाल है वो एक स्वर्णिम शासनकाल है। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड मेटल वर्क्स एंड द स्कल्पचर्स वर इन द प्रोग्रेस। जितनी भी मूर्ति बनाई गई वो एक बहुमूल्य मेटल से तैयार की गई। द आयरन प्लस फाउंड नियर Qutub Minar in Delhi is the best example of the metal works. Though the pillars was manufactured in 4th century AD, it has not rust yet. It is an example of the superb quality of the metal and the technological skills of the craftsmen. Okay. Next one, literature. Many scholars believe that the Gupta period is the classical age of literature. The rulers of the Gupta Empire were strong supporters of the literature, especially the Sanskrit literature. वास्तविक रूप से जो गुप्त साम्राज्य है वो एक साहित्यकार के रूप में एक बहुमूल्य योगदान रखता है। जैसे संस्कृत के क्षेत्र में several important works were composed by the well-known writers such as Maricchakravarti by Sundarakha, along with the Meghaduta or Raghuvansham Abhigyana Shakuntalam by the Kalidas। उसी तरह कालिदास द्वारा बहुत सारी किताबों का संकलित किया गया, जैसे शकुंतला, मेघदूता और रघुवंशीपुरम और अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा गया। उसी तरह पंचतंत्र द एनिमल्स फेबल्स बाय द विष्णु शर्मा। पंचतंत्रमा जो एनिमल्स के ऊपर आधारित है, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, was also written in this period। वो भी इस युग की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक किताब है। संस्कृत लैंग्वेज एंड द लिटरेचर रिसर्च इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त शासनकाल में संस्कृत साहित्य में सबसे ज्यादा चरम सीमा पर थी। संस्कृत साहित्य गुप्त शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर थी। ग्रेट पोएट लाइक कालिदास, उनमें जो महान साहित्यकार थे वो थी जैसे कालिदास, दांडी, विशाखादत्त और सुदर्खा एंड द भारवी ऑल बिलोंग टू दिस पीरियड। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार कवि थे वो ये फेमस थे। मैनी पुराण्स एंड द शास्त्र पर कंपोज, कुछ शास्त्र और पुराणों की भी रचना की गई एंड द फेमस कमेंटरीज ऑन द स्केल्ड वर्क, और कुछ ऐसे कार्य भी किए गए जो गुप्त साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बुद्धिस्ट एंड द जैन लिटरेचर which was earlier product in Pali, Ardha Megadi and the other Prakrit language also began to be written in Sanskrit। यहाँ तक कि कुछ भाषा पाली में, प्राकृत में और कुछ संस्कृत साहित्य में इनका संकलन किया गया। आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। All branches of the science such as science of the mathematics, astronomy, malleology and the medicines developed very much during this period. Okay, two of the India's earliest mathematicians, number was Aryabhat and Varahamitra, also belong to this period। यहाँ तक कि गुप्त काल की सबसे जो महत्वपूर्ण धरोहर है गणितज्ञ के क्षेत्र में वो है आर्यभट्ट और वारामिहिर, जिन्होंने गणित को एक बहुमूल्य योगदान दिया है। आर्यभट्ट was the great astronomer। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ शास्त्री थे। He said that the earth moves around the sun। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर कैसे लगाता है और कितने समय में लगाता है। He also stated
द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, और पृथ्वी कैसे अपनी धुरी पर घूमती है। ही रोट ए बुक ऑन द मैथमेटिक्स, उन्होंने अपनी इस गणित की बुक में लिखा है कि आर्यभट्टम, इन द आर्यभट्टम ही गिव सॉल्यूशन, उन्होंने किताब अपनी आर्यभट्टम मैथ की जो बुक थी उसमें ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दिए, एग्जाम्पल दिए हैं जो कठिन से कठिन समस्याओं को भी आसानी से सॉल्व करने वाली थी। अनदर फेमस एस्ट्रोनॉमर वारामिहिर रोट भरत संहिता, उन्होंने भरत संहिता में अपने इस मैथमेटिशियन सॉल्यूशन को उसमें मेंशन किया है। ही स्टेटेड दैट द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन, उन्होंने बताया कि किस तरह सूर्य चंद्रमा कैसे परिक्रमा पूरी करते हैं। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड देयर वाज एन एक्सीलेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, architecture, science and the mathematics. It was the age of the high scientific achievement. That is why this period is known as the golden age of ancient India. Okay? Then, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.